इस वजह से मायने रखता है कि अकेले सिर्फ मुसलमानों के रिजर्वेशन को ये हाई कोर्ट ने तो कंफर्म किया था, बाकी गवर्नमेंट को किसको देना है यकीनन उसके किसी के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट जिसको देना चाहिए दे सकती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको एंडोर्स कर देता है और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो जवाबदेही बनती है। वही जवाब उनसे लेने के लिए हम 11 दिसंबर को जाएंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा इन इश्यूज़ को लेकर अच्छी तरह से साथ देंगे अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो। दूसरा ये है कि देखिए शोलापुर में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। हमको ये बताया जाता है कि मुसलमानों के पास महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ वक्फ की ज़मीन है। 93,000 एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो सचमुच हमारे पास है? अब मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि ये ज़मीनें जो है सिर्फ कागज़ के ऊपर रह गई है, उसके ऊपर कौन किसको बेच दिया है, किसी ने महल बना दिया है। और आज भी मुसलमानों की जो हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये सरकार को कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी का बजट मत दीजिएगा, आप हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज जितनी है वो प्रॉपर्टीज वापस करिएगा, और जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इन वक्फ की ज़मीनों को बेचा है, उसका धंधा किया है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर करके वो ज़मीनों को हमको वापस लाइए। दूसरा एक ये है कि हमारा एक अंदाज़ा ये है कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक का वक्फ का फंड जो लैंड एक्विजिशन के अंदर वक्फ की ज़मीनें गई है वो अलग अलग कलेक्टोरेट के पास पड़ी हुई है। हमने खुद ने महाराष्ट्र सरकार को हमने विनती की है कि एक मीटिंग मुख्यमंत्री साहब, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बुलाइएगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइएगा और उसके अंदर ये तय कर लीजिएगा कि अगर वक्फ की ज़मीन का अगर ये पैसा उनके पास रखा हुआ है तो ये हमारा हक है उसके ऊपर। वो पैसा हमको अगर रिलीज हो जाता है तो फिर तो हमको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जाना चाहते हैं, और भी साथ में मुद्दे हैं, लेकिन जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक रिजर्वेशन का है और एक वक्फ का है, और बाकी दूसरे इश्यूज भी है, वो आगे आगे जैसा होता है उसको हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। सर, रिजर्वेशन को 11 दिसंबर को जो आपका मुस्लिम आरक्षण का जो मोर्चा है या रैली है उसकी रूपरेखा क्या है और उसकी आगे की भूमिका क्या है आपकी? देखिए 11 दिसंबर को हमारा कोई मोर्चा मुंबई में रहेगा ऐसा नहीं है। हम मुंबई के अंदर कोई एक ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है, वो ग्राउंड के ऊपर हम एक सभा जैसी यहाँ पर लिए हैं, जैसा दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने चुनावी क्षेत्रों के अंदर लीजिए या मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों के अंदर वो सभाएं ले रहे हैं। तो हम वो सभाएं लेकर एक सभा लेकर उस सभा के अंदर हम सरकार के साथ सरकार को हमारे जो प्रश्न है वो प्रश्न हम उपस्थित करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन जाके, अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम देते हैं तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास डेलीगेशन लेके जाके हमारा एक मेमोरेंडम लिखेंगे कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांगों को आप पूरा करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से जरा ज्यादती हो रही है। और हमको मालूम है कि पुलिस के ऊपर दबाव कौन राजनीतिक पार्टी डाल रही है, कौन नेता डाल रहे हैं करके, क्योंकि हम उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो कड़वे सवाल हम उनसे पूछे, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमने तय किया है कि 11 दिसंबर को हम जाएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से। दबाव किसका है? दबाव कौन सा है? आपको मालूम है, बोला आपने, दबाव किसका है? देखिए स्वाभाविक है कि 2014 से 2019 के बीच में अगर आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक में बात नहीं की है, मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस तरह से लड़ते थे असेंबली के अंदर उनसे और उनको कहते थे कि तुम दो, तुम इनको दो, तुम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तुम मुसलमानों को आगे नहीं देखना चाहते हैं। और आज जब सत्ता के अंदर आ गए थे तो कौन सा MP, कौन सा MLA वहां पे असेंबली के अंदर खड़े रह के या पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के आप वहां पे मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इतना लंबा चौड़ा भाषण देती है, एक सादा जिक्र तक नहीं करती है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ इसके बारे में होना, सादा जिक्र तक नहीं किया जाता। असेंबली के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं, नेता है, कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा साफ ये है कि अब तो क्या है कि हम किससे, सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से पूछेंगे। तो सरकार में कांग्रेस भी है, NCP भी है और शिवसेना भी है, हम तीनों से ये सवाल करते हैं। अभी जो सर आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, सर आपसे सवाल है लेने में आपको सर, आपको ये सवाल है कि अभी जो सदर साहब ने जो कुछ भी सोर्स दिखाया, किस बुनियाद पर, क्या सोर्स है उसका पुख्ता बुनियाद क्या है? आपको शक है?
शक नहीं है, हमारा काम है कि वो किस बुनियाद पर आपने कहा है तो कॉपी दे दो। सर इससे जुड़ा एक सवाल था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठा हूँ। वो जो डेटा है वो महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा है, उसमें सेंसस का भी डेटा है, NSSO का भी डेटा है। वो ऑथेंटिक डेटा है। बल्कि अगर कोई इसको सच नहीं मानता तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको मैं जो कुछ बोला उसको झूठ साबित करूँ। जैसा हम उसे सच्चर कमेटी हो, महमूद रहमान कमेटी हो या फिर सेंसस, इसके बाद भी डेटा के लिए अलग से कमेटी नहीं बनाई गई, डेटा आया ही नहीं, अपडेटेड डेटा जो है वो आया नहीं। नहीं, ये जो है महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा उसमें है और अपडेटेड डेटा दोनों में। सर ये सर, डेटा को अमरावती में लेकर जो यहाँ हादसा क्या हुआ, बोल जो अमरावती वहाँ से अकोला हुआ, तो ये चुनाव जो अभी सर्व है, तो चुनाव के सामने ही हादसे होना, तो इसके लिए क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, जो कोई भी इस तरह के मंसूबे बनाए जिसके लिए उनके षड्यंत्र किए, उनको सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करें। और मैं तो पुलिस से कहूँगा कि उनको एक्सपोज करें। और जिस किसी ने भी वायलेंस किया है वो कंडेमनेबल है। और तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस को यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि इस तरह की साजिश की जा रही है? तो ये हाईली कंडेमनेबल है वायलेंस। सर इस तरह से 16 डिटेल डाटा जब कहा तो मराठाओं का इतना बेनिफिट है ये, तो आपका कहना क्या है, मराठाओं को आरक्षण देना या नहीं देना? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठा रिजर्वेशन के लिए जमीन और आसमान को एक कर रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मराठाओं से कम पोजीशन एजुकेशन में, ड्रॉप आउट में, इक्विटी में, एग्रीकल्चर लैंड में, पक्का हाउसेस में, कच्चा घरों में, इन सब IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर में सबसे मुसलमानों कम है। तो आप जिसका कम है उनसे इंसाफ करना चाहिए ना। आप करना चाह रहे मराठाओं करो, हमको एतराज नहीं है, मगर हमारा बैकवर्डनेस का डेटा पूरे मुस्लिम्स का नहीं, जिसमें जो 55-50 कास्ट है उनका तो डेटा है जो बैकवर्डनेस का है। और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये डेटा की बुनियाद पर मुसलमान जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है, जो कमज़ोर है, जो हर एतबार से पीछे है, आप उनको भी तो इंसाफ करो, उनको तो रिजर्वेशन दो आप। और रिजर्वेशन करने का आसान तरीका है, आप असेंबली में बिल लाइए, दे दीजिए आप, कौन रोक रहा आपको? जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है ना। नहीं सर, सवाल ये है कि जो आपने जो डेटा निकाला हुआ है, क्या वो डेटा को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं। तो वही ना, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो डेटा आपने निकाला है। एक सुनिए, ये आपके मेरे घर में बैठ के नहीं बनाए हम लोग, समझे ना। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ये तो कोई वो एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। ये कोई ऐसा नहीं बनाए कि भाई मैं जाके ये सर्वे कर ले, नहीं, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया हुआ डेटा है। और एक बात सुनिए जो मैं नहीं बोल सका, महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान है मालूम? अंडर ट्रायल बोलो, बोलिए इन लोगों को। 11% मुसलमान हो गए, 32% मुस्लिम अंडर ट्रायल है महाराष्ट्र के जेल में। और ये 2015 का डेटा है, और महाराष्ट्र की सरकार 2015 के बाद ये डेटा देती ही नहीं है। 2015 का डेटा है, 32% मुस्लिम्स आर अंडर ट्रायल इन महाराष्ट्र जेल। क्या है भैया? हर चीज में आप हम पीछे इंसाफ करो ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर ड्यूटी है, आप रिजर्वेशन देना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। जब महाराष्ट्र के वो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियों को रिजर्वेशन मिलेगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा, महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा। कैसे आप बोलिए कि
खाली 4% ग्रेजुएट, क्या क्या है ये, कैसा कैसा नहीं। और एक बात सुनिए, आप ये पूछिए इन लोगों से, इंटर जनरेशन मोबिलिटी एक चीज होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे वालिद साहब से आगे मैं जाना, वो मोबिलिटी, इंटर जनरेशन मोबिलिटी होती है। आपको मालूम महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बल्कि मुसलमानों का इंटर जनरेशन मोबिलिटी दलितों से भी कम हो गया। अगर मेरे पिताजी इतना पढ़े हुए थे, इतना कमा, मैं तो उससे कम कमा रहा हूँ। ये डेटा है, ये भी 2019 का डेटा, 18 या 19 का डेटा है, स्टडी है भारत का पूरा है। भाई कौन से चीज आपके सामने रखेंगे, आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। सर आने वाले चुनाव में आप फिर से अम्बेडकर साहब के साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे, उसके बारे में? अब अभी तक तो नहीं हुआ है, रैब कहाँ अल्लाह जानता, मेरे को नहीं मालूम क्या होगा आगे। सर सोलापुर के 6 कॉर्पोरेटर एनसीपी के मंच पर दिखाई दे, हाँ। लेकिन अब तक उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अधिकृत तौर पर, तो आप क्या बताएंगे सर? अब अगर कोई अपना घर छोड़ के भाग गया तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? छोटे बच्चे तो नहीं है ना उन्होंने, अडल्ट है। सुनिए अडल्ट है, 18 साल की उम्र के, वो बड़े हो गए, चले गए, उन्हें क्या करते जान दो। सर मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो आपकी भूमिका है, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो आपकी भूमिका है, इसमें कहीं ना कहीं इतनी देरी क्यों हो गई? देरी, आपको देरी क्यों नजर आ रही है? आप बोलते जब ये सवाल मेरे हिसाब से अगर आप उनसे पूछ लें कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं देने में। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कई जगह के ऊपर है तो ये मोर्चे भी निकाले गए। असेंबली के अंदर हमने भी आवाज़ उठाई। हमारे एमएलए जो आज 2 एमएलए हैं हमारे इंडिया के, मालेगांव के, दोनों ने असेंबली के अंदर पुरजोर तरीके से मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए करके। मैं खुद एमएलए था, आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और सुनिएगा कि कितनी मरतबा हमने उठाए हैं करके। पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसके ऊपर पूरे सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों के ताल्लुक से ये उठाए हैं करके। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप तो इतना लड़ रहे थे। मैं तो गवाह हूँ इस बात का कि वो जब लड़ते थे, देवेंद्र फडणवीस से मांगते थे और शिवसेना से मांगते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कितने हमदर्द है कौम के, ये सत्ता में आते ही सबसे पहला काम करेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब 2 साल हो गए हैं, हमारी भी इंतहा की जो इंतजार का जो हमारा ये था लिमिट, वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम आए हैं और ये टाइम आप बोलेंगे कि अब आप तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर आए हैं, बिल्कुल सही आप सवाल करेंगे उसमें, क्योंकि ये दोबारा आपके पास आने वाले हैं, दोबारा आवाम के बीच में जाने वाले हैं। वही टाइम के ऊपर हम चाहते हैं कि आवाम उनसे ये सवाल करे करके, क्योंकि उनको भी मतलब आवाम के बीच में आके फिर उनको ये कहना है कि हमारे को मुसलमानों की हालात क्या है करके। हम चाहते हैं कि आवाम ने तो उनसे सवाल करे कि आपने तो उस वक्त मांगे थे 2014 में, 15 में, 16 में, अब सत्ता में आने के बाद है तो मुंह में लड्डू क्यों लेके बैठ गए? पार्लियामेंट में जब लास्ट पार्लियामेंट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उस वक्त मैं बोला ना, मैं खुद बोला क्या मुस्लिम आरक्षण का नहीं बोलेंगे? शिवसेना एनसीपी के एमपी को बोला, तुम भूल गए। रिपोर्ट का हवाला दिया, मेरी स्पीच है वो पार्लियामेंट में। फडणवीस साहब बोल के धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येते। फडणवीस साहब को जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का। वो तो जज नहीं है ना, उनकी लीगल नॉलेज जज से कम है। उन्होंने बहुत चालाक आदमी है, उन्होंने तो रात के अंधेरे में गवर्नमेंट बना लिए थे, दोनों शादी कर लिए थे सुबह सुबह, और एक जना उठ के भाग गया, भागी थी जो भी है। मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ये बोल रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का कि मुसलमान को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उनका डेटा है। मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है महाराष्ट्र में वो उनको है। सर एक मुद्दा ऐसा था, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा, अगर बीजेपी सत्ता में आती तो कांग्रेस राष्ट्रवादी आरक्षण के मामले में लड़ती, शेतकरी को कर्जमाफी के बारे में लड़ती, लेकिन जब सरकार में आती तो वो बात भूल जाती। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए तो मुसलमानों को बोल रहे कि आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है। इसीलिए तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से बता रहे कि आपको धोखा दे के वोट हासिल किए। रिजर्वेशन छोड़ो, आप सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ओवैसी, फुला, शिवसेना, बीजेपी को रोकना, सब वोट ले लिए, बटोर लिए वोट।
उसके बाद जाके गोद में बैठ गए शिवसेना के। यही तो हम बता रहे हैं, ये धोखा दिए ना। तो इनको तो ये तो हर मामले में धोखा देते, तो इनसे कौन सी वफा की उम्मीद रखेंगे? योगी सर बिना आंदोलन करते हुए, बिना धरना प्रदर्शन करते हुए 3.5% वाले को 10% आरक्षण मिल सकता है, तो इसका कैसा समर्थन होगा? जिसकी संख्या भारी होगी उसकी उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी ना। तो उनको 10% बिना आंदोलन करते मिलता है, तो एक ऐसा पार्लियामेंट में अगर आवाज नहीं उठा सकते क्या इसके बारे में? अरे हम उठाए ना। अब देखिए, हमने पार्लियामेंट में ये कहा, ये जो 10% है उनको 50% दे रहे आप। यही तो उठाए बात को, बोले हैं बात को, आपकी बात सही है, मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है, चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काओगे तो सरकार सख्ती से निपटेगी। ये भारत की लैला 100 दिन हो रही है, पूरे मेरे मजनू हैं। अभी बोलते थे, बोल लीजिए, छोड़िए। पिछले इलेक्शन में जब आए थे यहाँ पर, तो आपने एक क्या एजेंडा बताया था कि आप क्या कहे थे कि हम सोलापुर में एक गरीबों के लिए दवाखाना खोलेंगे, हॉस्पिटल बन रहा है दवाखाना, बन रहा है। तो आपके हैदराबाद की तरह ही नहीं, बन रहा है। आप मुतमईन रहिए, गरीबों के लिए होगा या कमर्शियल है क्या गरीब? देखिए, और आपके कोविड में ऐसे कई पेशेंट थे जिनका हम हैदराबाद में इलाज करवाए, इंतजाम भी करवाए, बहुत से लोग करवाए। यकीनन वो बात पे कमिटमेंट है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत। कांग्रेस के एमपी हरीश तिवारी उन्होंने किताब लिखी है। मैंने बोला छोड़ दो किताब का अमरावती और जालना में रजा एकेडमी के साथ मिलकर आप पर आरोप हो रहा है। सर आरक्षण को लेकर क्या आप सीएम सर पूरे हो गए इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में 2 साल पूरे हो गए हैं। पूरे सिनारियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहने के लिए क्या है? 3 in 1 है या क्या है? 2 in 1 है कि नहीं मालूम। एक मजाक है क्या? सेकुलरिज्म बोलते क्या इसको? शिवसेना को पावर देकर आप सेकुलरिज्म बोलते? कांग्रेस पार्टी बोलो, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है वो बड़ा बोलते हिंदुत्व, हिंदुइज्म। बोलो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हिम्मत मुंह खोलने की राहुल गांधी की? बोलो एनसीपी वालों, बोलो। हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट काट रहे, हम डिमांड करेंगे कम्युनिज्म फैला रहे। आप तो शिवसेना को पावर दे दिए ना, मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको। माने आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते। आपका कोई ठेका लेकर रखे सेकुलरिज्म का, और आप हमको उंगली उठाते। तो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से। और 24 आने तक देखना, शिवसेना फिर बीजेपी के साथ जाएगी। 2022 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका दल छोटे छोटे पार्टियां महागठबंधन बना दे रहे, तो आप किसके साथ जाओगे सर? क्या अकेले लड़ोगे कि गठबंधन बनाकर लड़ोगे? देखिए, अभी बहुत से बातचीत चल रही है, आगे क्या होता है वक्त। हम मुंबई आ रहे हैं, क्या मतलब क्या इंटेंशन? वो इम्तियाज अली बैठे हैं, वो खुद बोलेंगे। आप पार्टी के मुखिया हैं सर, आपसे सवाल नहीं, मैं उनको बोलना क्या, मैं बोलना क्या, एक ही है, बोलेंगे। देखिए, हमने जब 27 तारीख का ये किया था, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। आप मोर्चा औरंगाबाद में निकाले हैं मेरे शहर में, उसमें 2 मंत्री, एक एमपी बगैर परमिशन के, बाद में पुलिस वाले थातुर मातुर बोले हम जो आयोजक है उनके ऊपर करेंगे करके, किसी का नाम नहीं, कोई मंत्री का नाम नहीं, किसी के ऊपर केस नहीं। बीजेपी निकाल रही है। अजीत पवार साहब है तो पूना में है तो सभा को संबोधित कर रहे थे। तो अगर हम प्रॉपर परमिशन लेकर उनको कह रहे हैं कि हम ये ग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप हमको परमिशन दे दीजिए, तो कोरोना निकल जाता अचानक हमारे टाइम के ऊपर। तो हमने अब ये तय किया है कि आपको हम जब अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। अब दोबारा हमने परमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप चलो मुंबई नहीं, अब तो हम आ रहे हैं। तो इसके आगे का एक सवाल असद सर से है कि हम आ रहे हैं, इसका मतलब यूपी में आपने 100 सीट लड़ने की घोषणा की है। आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन मुंबई में क्या एमआईएम की क्या भूमिका है? लड़ेंगे वहाँ पे। और उसी से जोड़कर एक कि अभी कॉर्पोरेशन में आप लड़ रहे हो और यूपी में भी लड़ रहे हो, तो फिर इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महाराष्ट्र किसी के साथ अभी एमआईएम अलायंस करेगी या फिर हम करेगी? नहीं, हमारे दम में दम है, तो अब हम सबको दम करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और आगे
लोग बोलने भी नहीं दे रहे। ये क्या होता है देखिए ना, लड़ेंगे तो जरूर, अरे इंशाल्लाह अच्छा लड़ेंगे। सर हेमंत की हर जगह पीछे हट हो रही है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा गुलबर्गा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लास्ट टाइम जो गुलबर्गा क्यों ये हालत। सुनिए गुलबर्गा में से पहले मजलिस कबड्डी इलेक्शन, आप जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा तो आप रिसर्च करना। सुनिए नहीं, आप पे अख्तियार है सवाल करने का, मगर आप थोड़ा रिसर्च तो कर लीजिए। इससे पहले कबड्डी मजलिस गुलबर्गा में मैं जितना ताकत लगाई थी, सुनिए ताकत इलेक्शन में ताकत लगाना पड़ता ना, बगैर ताकत लड़ा इलेक्शन लड़ते क्या? इलेक्शन का काम ताकत लड़ाना है, मेहनत करना है। और एक पहली मरतबा लड़े इलेक्शन 10,500-11,000 वोट की तो मामूली बात है। सोलापुर में भी एक मिनट लड़े पहले, फिर लड़ेंगे, निकलेंगे, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? हम बराबर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसमें मुतमईन रहिए, हमारी कामयाबी मुसद्दक़ा है, कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत करेंगे, ठीक है, क्या कमजोरियां थे उसका जायजा ले रहे और करेंगे। मगर मैं गुलबर्गा की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट दिया। आप कोविड के दौरान में ना कोई जलसा ना कोई कैंपेन, कैसा कह रहे, ताकत कैसा लगा दे? कोई मतलब 4 दिन 4 लोग लेके जाओ, खत्म करो, इंशाल्लाह करेंगे मेहनत। तीनों कृषि कानून को लेकर जिस तरह से दूसरे पक्ष वालों ने किसानों को समर्थन दिया था, एमआईएम महाराष्ट्र से हो, औरंगाबाद से हो या आपके चुनाव क्षेत्र हैदराबाद से हो, कहीं पे दिखाई नहीं दी। तो पंजाब में या हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे एमआईएम किसानों को लेकर जो समर्थन देना होगा। कांग्रेस के लोग दिखे तुमको, राष्ट्रवादी दिखे, वहाँ पे शिवसेना वाले दिखे, हर जगह दूल्हे भाई दिखना क्या है? ये क्या बात है? एक मिनट, वो किसानों का आंदोलन था, हम उनको क्रेडिट दिए, किसानों का आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल हम नहीं दिखे। अरे हम ही दिखेगा तुमको दिखना हमें? अरे पार्लियामेंट में मैं बोला, ये बोले, सब समर्थन किए, हम तो बोले वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में उनको रजिस्टर करने का इख्तियार ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के पीछे लेने पर आपका क्या कहना? यूपी में अभी किसकी सरकार बनेगी? यूपी में किसकी सरकार बनेगी अभी? ये तो यूपी की जनता तय करेगी, तो जनता वोट डालेगी ना। हमारी कोशिश ये है कि दोबारा बीजेपी और योगी की सरकार ना बने। ये हमारा इस प्रकार। अरे अभी बंद कर देना, क्या बोलो? हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट की कामयाबी हो। खुलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद। सर सुशील कुमार शिंदे साहब, गुलबर्गा का इलेक्शन हुआ, आने वाले 22 में 2022 में सोलापुर में भी इलेक्शन है। कांग्रेस राष्ट्रवादी लोगों ने जैसे नांदेड़ से गुलबर्गा से सफाई करे, वैसे हेमंत से सोलापुर से सफाई करे, उसके वजह से क्या मास्टर प्लान है? बिहार का भी इंशाल्लाह बताएंगे इसका सफर। सर सुशील कुमार शिंदे साहब ने बताया, एक सवाल गुरूर है, इतना अहंकार है, वो अमेठी से हम कैसे हार गए? सर सुशील कुमार शिंदे साहब अमेठी से कैसे हार गए? 15 साल हुकूमत करके तीसरे नंबर पे आ गए। 15 इयर्स आप तीसरे नंबर की पार्टी है। गर्दन इतनी मोटी हो गई तो झुकने देखने इच्छे, तो वैसा ही हाल है उन लोगों। सर सुशील कुमार शिंदे साहब ने बताया लोकसभा में अरे हार आपकी वजह से हुई है। इस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत साहब ने लेकर जो उसकी अगुवाई की और उनके नेतृत्व में वो पूरा जीत उन्होंने हासिल की। क्या मुसलमानों का CAA को लेकर आसादोई की बड़ा चेहरा बनकर एक नया प्रोटेस्ट उजागर करेंगे? देखिए, मैं चेहरा ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। सबसे ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा विरोध CAA का विरोध। हाँ, बिल्कुल ये विरोध करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं करता रहूँगा। चेहरा भारत की जनता है जो ऐसे काले कानून को कबूल नहीं की, वही सबसे बड़ा चेहरा है। वही उनका उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो एंगर है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा नहीं था, ना रहेगा। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं अपने 300 वोट मेजॉरिटी के ऊपर, ये ब्लैक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो एमआईएम पार्टी का क्या इसकी हम बराबर उसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट उसका हियर करेगा करेंगे।
और अगर एनपीआर एनआरसी पे रूल्स बनेंगे प्रोटेस्ट होगा। और जिस तरह ये 3 फार्म लॉस को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस ली है, हम डिमांड करते हैं कि उसी तरह इस कानून को वापस लो आप। ये गलत कानून है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि ये कानून बनाकर आपने अफगानिस्तान में जो चेंज आने वाला है, आप भारत का जो स्ट्रेटेजिक हमारा था उसको आपने खो दिया, तो सही साबित हुआ। आज तालिबान की सरकार है, आपने खुद उस लॉ में लिख दिया दिसंबर 2014 तक। अगर आप उसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाते, रिलीजन नहीं रखते, तो हम वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ थे उनको भारत में बुलाते, यहाँ पर हम गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाते हमारी उनकी। हमारे सिटीजनशिप देने के पक्ष में है या नहीं? देखिए, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, एक तो 11 साल और एक 5 साल। हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानून जब आप रिलीजन के ऊपर बनाते हो वो गलत है। रिलीजन के ऊपर मत बनाइए कानून आप। अगर कोई रेफ्यूजी आता है, चाहे कहाँ से, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हिंदू आता है, जो कि माइनॉरिटीज़ है, आपको पहले भी तो कानून था ना, आपको भी कौन रोका? आप रिलीजन के ऊपर क्यों बनाते? और वो ये आप सिटीजनशिप को आप कंफ्यूज मत करिए। देखिए, CAA को आप NPR NRC से जोड़ के देखना पड़ेगा। और NPR NRC क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर फारूक का नाम आ गया, जब NPR NRC होगा, आप जाकर तहसीलदार को बोल सकते हैं मैं फारूक के नाम पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, ये भारत का शहरी नहीं है, तो तहसीलदार फारूक को बोलेगा तुम प्रूफ करो बेटा तुम भारत के सिटीजन है। देखिए, हाँ, अच्छा सवाल है। ये क्यों कह रहा हूँ कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करी, आपको मालूम एक दिन में सिर्फ 1 लाख मुसलमानों के नाम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया, एक दिन में खाली। वही तुम बता रहे आपको, आप डॉक्यूमेंट पूछेंगे, कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बस कितने गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा। आज ही देखिए, आज पेपर में पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि बॉम्बे IIT में एक दलित बच्चे का एडमिशन, माने उसको JEE में क्वालिफाई हुआ, किसी टेक्निकल वजूहत की बिना पर वो उसको पूरा नहीं कर सका। ऐसे कितने परेशानी होंगी। यही हमारा ऑब्जेक्शन 2 चीज़ों पर, एक तो रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हमारे ये जो NPR NRC है उसको CAA से जोड़कर देखने की जरूरत है आप। और तीसरा जो आसाम में हुआ, क्या हो रहा बताइए फिर आप। ये चीज़ पार्लियामेंट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि NPR NRC नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है भाई, आप लोग बड़े, आप यंग हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे आप देखिए, पढ़ी जाके देख लिया करो लोकसभा में। खैर तुम पूछ लेना, मैं आप सुनो मेरी बात, आप मेरे को बोलने तो यही बात इम्तियाज जलील साहब गवाह है, अमित शाह तकरीर कर रहे थे, मैं उठ के बोला NPR NRC करेंगे नहीं करेंगे। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोले इसको क्यों जोड़ रहे NPR NRC से, अमित शाह करने के बोले ओवैसी जी NPR भी होगा NRC भी होगा, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है। देश का होम मिनिस्टर बोला वो बात की, मैं उनको सच निकालना था हमारे को, लोग सच को बोल दिए। थैंक यू, बस।